morning, all of you. Good morning, ma'am. So we were reading chapter 2. ठीक है, हम चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहे थे. तो उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 24 पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स रीड करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 24. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमल्स के अंदर डिजीज देते हैं. ठीक है. So first of all, several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in animals. Animals के अंदर भी ये disease देते हैं. तो ऐसे कौन से microorganisms हैं? In another animals, for example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. तो anthrax एक disease का name है. So mark कर लीजिए, इसे important. Anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ये एंथ्रेक्स. और ये किस में होती है? ये होती है ह्यूमन और कैटल्स में. ठीक है. जो भी हम जानवर पालते हैं, जो जैसे कि जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे काउ है ना, काउ, गॉट, ठीक है, इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है. तो इस तरह से इनमें जो डिजीज होती है वो होती है एंथ्रेक्स, और वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है. फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. और फूट, पैरों में एक डिजीज होती है और माउथ में डिजीज होती है, वो भी कैटल्स में किसके कारण होती है? वायरस की वजह से होती है. तो ये दिस वन इज इम्पोर्टेंट वन, सो मार्क इट. और जो भी मार्किंग हो रही है उन सबको आपको अच्छे से लर्न करना है. जब आप दोबारा से चैप्टर ओपन करेंगे तो ये जो भी हम पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं इनको वापस से आप एक बार देखेंगे और लर्न करेंगे. नेक्स्ट है ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारे ब्लॉक्स में बने हुए हैं. ठीक है. तो ये हमारे कुछ डेट्स वगैरह होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको भी हमें लर्न करना है. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? Robert Koch 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. तो anthrax disease कौन सा बैक्टीरिया करता है? क्या नाम है anthrax disease causing बैक्टीरिया का? Bacillus anthracis. आपको ये नेम लर्न होने चाहिए कि anthrax disease आपका कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन कि which bacteria cause anthrax disease. तो आपको आंसर देना है Bacillus anthracis. या who discovered the bacterium Bacillus anthracis? तो Robert Koch in 1876. It is also an important fact. Now next is disease causing microorganisms in plants. Plants में भी diseases होती हैं microorganisms के थ्रू. तो ये कौन से डिजीजेस है? एक मिनट बेटा. मार्क कर रहे हैं ना आप अपनी बुक्स में? यस मैम. जो मैं मार्क करने के लिए बोल रही हूँ मार्क कर रहे हैं आप लोग? अब नेक्स्ट है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. तो कुछ और प्लांट्स हैं उनके अंदर भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि डिजीज पैदा करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स को डिजीज देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीजेस होती हैं. तो ये जो डिजीजेस हैं उनसे क्या होता है, जैसे प्लांट पे अगर कोई डिजीज हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो अच्छी पैदावार नहीं करते हैं. जैसे बीट के अंदर कोई डिजीज हो गई तो वो अच्छा पैदा नहीं होगा, उसमें अच्छा बीट नहीं आएगा, है ना, कम बीट उगेगा या फिर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो इस तरह से
उसकी यील्ड है जो पैदावार, यील्ड ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप की पैदावार कम हो जाती है. Some such plant diseases that they can be controlled by the. अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर हम केमिकल्स का यूज करके और कुछ प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना. और यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर कॉमन प्लांट डिजीजेस के नेम दे रखे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है और ये किस तरह से फैलती है. जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था ना कि किस तरह से ये जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से फैलते हैं. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है यहाँ पर इस टेबल के अंदर. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिजीजेस फैलाते हैं और ये प्लांट डिजीजेस के नेम है. तो प्लांट डिजीजेस ये हो गए सिट्रस कैंकर. तो ये किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू. और ये कैसे फैलती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे फैल जाएगी, एयर के थ्रू. एयर के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल करके और दूसरे प्लांट तक पहुंच के और उसको भी ये डिजीज दे सकते हैं. रस्ट ऑफ वीट ये कैसे होती है, फंगी के मैम फंगाई से. ठीक है. और ये भी कैसे फैलती है, एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू. ओके. नेक्स्ट है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा. भिंडी को और क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भिंडी का दूसरा नेम, ओकरा. मैम ओकरा. ठीक है, ओकरा. और इसके अंदर जो ये डिजीज फैलाई जाती है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी. अब भिंडी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये डिजीज किसके अंदर होती है, भिंडी के अंदर ही होती है, येलो वेन मोजेक. ओके. ये डिजीज इसके अंदर होती है और ये वायरस के थ्रू फैलती है. और ये कौन फैलाते हैं, इंसेक्ट्स फैलाते हैं. इंसेक्ट्स कैसे फैलाएंगे, जैसे कि एक प्लांट के ऊपर इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई बैठी या फिर भंवरा बैठा है ना, कुछ भी उसको कैरी करके दूसरे प्लांट तक लेके जाएगा. यस मैम. नेक्स्ट है हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके थ्रू इन माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं. इसलिए आपने देखा होगा क्रॉप्स वगैरह पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम स्प्रे करते हैं ताकि कि क्या हो, जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और प्लांट की पैदावार को नुकसान ना करे. अब नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है ऑन यहाँ पर फूड पॉइजनस कैसे हो सकता है, अगर आपने कुछ गलत खराब खाना खा लिया और जो स्पॉइल हो चुका है. अब वो स्पॉइल कैसे हो गया है, कैसे पता चलेगा, जैसे आपने खाना बना के रख दिया है और उसमें से स्मेल आ रही है या फिर उसका कलर थोड़ा सा चेंज है तो आपको पता चल जाएगा कि ये खाना खराब हो चुका है और इसे हमें नहीं खाना है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है और हम उस खाने को खा लेते हैं तो फिर वो खाना क्या होता है, हमारे फूड में हमारे स्टमक में जाके और हमें बीमार कर देता है. तो वो हमें हमारी बॉडी को नुकसान करता है. तो इस वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इससे क्या होती है, डेथ भी हो सकती है. फूड पॉइजनिंग से अगर पॉइजनस फूड आपने खा लिया है तो बहुत भयंकर बीमार हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है इसके कारण. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए हमें क्या करना है कि खाना जो हमारा खाना बनाया जाता है उसको हम सही ढंग से स्टोर करके रखें. तो अगर जैसे हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको रेफ्रिजरेटर में डाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं. जो खाना हम जैसे कि हमने शाम को खाना बनाया तो उसको हम फ्रीजर में डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं तो हम उसको इजीली सुबह गर्म करके खा सकते हैं. लेकिन कई फूड ऐसे भी होते हैं जो कि हम महीने भर तक खाते हैं, है ना. तो उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में फूड स्टफ बनता है तो उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है. और फिर जो कोल्ड स्टोरेज है उससे क्या होता है कि वो खाना खराब नहीं होता है. अब फूड प्रिजर्वेशन के क्या मेथड्स हो सकते हैं, फूड हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. एक तो आपने देखा होगा कि हम अचार वगैरह बहुत दिनों तक
अचार वगैरह देखा होगा आपने कि Yes, किस तरह Yes, से हम ma'am. प्रिजर्व करके yes, रखते हैं ma'am. और बहुत दिनों तक चल जाता है। जैसे आपने आम जो कैरी ली ना, कैरी ली तो उसको आप क्या करते हैं, अगर सब्जी बनाते हैं तब तो वो 2 दिन में नहीं चल पाती है, खराब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती कैरी की सब्जी आपने Yes, बनाई मैम ma'am. होती है। है ना? Yes, ma'am. लेकिन आपने उसी का अचार बना दिया तो आप साल भर तक भी उसको इजीली खा पाते हैं, नहीं खराब होता है। तो ऐसा क्या Yes, चीजें ma'am. डाली जाती है उसके अंदर कि वो अंदर उसको प्रिजर्व प्रिजर्वेटिव करता डाला है? जाता है। ऑयल डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है ना? तो इसकी वजह से, ऑयल की वजह से उसको, उसके ऊपर जो है जर्म्स नहीं पैदा होते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा नहीं होते जो कि उसको खराब करते हैं, खाने को खराब करते हैं। तो माइक्रो मैम ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड को, यस बेटा, मैम लेकिन ऑयल और ये सॉल्ट वगैरह तो मैम सब्जी में भी डलता ही है मैम। सब्जी में डलता है लेकिन सब्जी में हम पानी भी तो डालते हैं, पानी भी यूज यस करते मैम, हैं। अचार में पानी लेकिन भी आपने डालते अचार देखा होगा उसके ऊपर हम बिल्कुल तैरता हुआ तेल डालते हैं ताकि कि जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होने के लिए किसकी जरूरत होगी? मॉइस्चर की जरूरत मैम होगी, मॉइस्चर की। है ना? मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है? या कम टेम्परेचर होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होने के लिए भी एक सुइटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है? तो इस तरह से अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्यों खाना खराब नहीं होता? क्योंकि उनको डेवलप होने के लिए सही टेम्परेचर नहीं मिलता है। लेकिन आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए अगर खाने को, हम खराब और हो गर्मियों जाएंगे। में तो और भी जल्दी खराब होता है क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को खराब कर देते हैं। सर्दियों में जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो सही ढंग से डेवलप नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं ठंड के मौसम में। उनको भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके थ्रू वो डेवलप होते हैं। ओके, आए समझ में? यस यस मैम। मैम। तो जैसे कि अचार वगैरह है वो क्यों खराब नहीं होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर हम एक ऑयल की लेयर डाल के रखते हैं। तो उस ऑयल की लेयर से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसमें कम तेल डाल के रखो, सिर्फ आपका अचार अचार दिख रहा है और तेल नहीं है उसके अंदर, तो आपका वो उसके ऊपर आप देखेंगे कि फफूंदी सी आ जाती है, आ जाती है वाइट ना? यस मैम। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो वो खराब कर रहे होते हैं उसको, ठीक है? तो आप देखिए इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट था। अब इसके अंदर आप खाना खराब कैसे होता है कैसे पता करेंगे, तो ये मार्क करेंगे यहाँ पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो आपका क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि हाउ कैन यू किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो फूड है वो स्पॉइल हो गया है? तो किस तरह से आप देख पाएंगे कि आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। ओके, हाउ कैन यू शो दैट फूड इज स्पॉइल्ड? तो ये आपको आंसर यहाँ से आपको मार्क करना है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल मेथड। किस तरह से आप केमिकल मेथड्स यूज करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे केमिकल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर आप फूड के अंदर डाल के उसको मिक्स करके और रख सकते हैं। जैसे कि आपकी जो पैक्ड फूड आते हैं, है ना, Yes, उनके ma'am. अंदर केमिकल्स जमे Yes, हुए ma'am. रहते हैं, है ना? जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ये नेम्स लर्न करना है आपको, सोडियम ठीक है? मेटा। तो प्रिजर्वेटिव फर्स्ट तो डेफिनेशन मार्क कीजिए। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives. प्रिजर्वेटिव्स क्या हो गए? जो कि फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या रोकते हैं या फिर फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी केमिकल्स क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर आप अगर केमिकल एजेंट्स देखें कि जो हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो फर्स्ट चीज
sodium benzoate and sodium metabisulfite are the common preservatives. ये मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लीजिए अपने बुक में. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are the common preservatives. So what are the two common preservatives used for preservation? Sodium benzoate. Sodium benzoate and sodium metabisulfate. सल्फाइड. ठीक है. और ये जो है इनको हम जैम्स, स्क्वैशेस इनके अंदर यूज करते हैं, है ना. ये एग्जांपल्स हो गए कि हम इन केमिकल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो दो एग्जांपल अगर आपको लिखने को दिए जाए तो जैम्स, स्क्वैशेस, है ना, टमाटो सॉस वगैरह, ये हम जो भी यूज लाते हैं, जो हम बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं इनकी हेल्प से. नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट. भी हमारे लिए प्रिजर्वेशन का काम करता है, जो कि खाने को खराब नहीं होता है. तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, raw mangoes and tamarind. So salt is also a preservative. Salt is also a preservative. So salt and sugar, है ना. शुगर भी हम डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, और ऑयल भी. अचार वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें अचार में सॉल्ट और एडिबल ऑयल यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए. अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से भी हम क्या है, जैसे जैम्स है, जेलीज है, स्क्वैशेस है, इनको शुगर की हेल्प से प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. क्योंकि शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है किसी भी फूड के अंदर, उसको रोकता है, और जिसके कारण जो है बैक्टीरिया उस फूड को खराब नहीं होने देता है. तो शुगर कैसे रोकता है किसी भी खाने को खराब होने से? शुगर, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, मॉइस्चर नहीं आने देता है खाने के अंदर. तो इस वजह से अगर खाने के अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा तो फूड स्पॉइल नहीं होगा, बैक्टीरिया वहां पर डेवलप नहीं हो पाएंगे. ऑयल और विनेगर तो अब हमें पता ही है. तो ये सारे टॉपिक्स देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिजर्व फूड, तो सबसे पहला केमिकल मेथड हो गया. केमिकल मेथड में आपके सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लिख देंगे, है ना. और फिर उसके बाद हम प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर हो गया. एंड फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी हैं. जैसे हम दूध को गर्म उबाल के रख देते हैं, तो जब तक वो गर्म रहेगा, है ना, फिर नॉर्मल हो जाएगा, तब तक वो ठीक रहता है. लेकिन अगर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है ना. तो इस तरह से आप खाने को बार बार अगर गर्म करके रखते जाएंगे तब भी वो खराब नहीं होता है. या फिर आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं. कोल्ड मतलब जैसे फ्रीजर में रख दिया आपने, फ्रिज में रख दिया किसी भी खाने को, तो भी वो खराब नहीं होता है कुछ समय तक. तो ये मैम विनेगर क्या होता है? है? मैम विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है सिरका. हम जैसे कि जो हम सब्जी में डालते हैं, हाँ, बहुत खट्टा होता है ये. Yes, लेमन से, हाँ, लेमन से भी बनाया जाता है ये. हमने एप्पल साइडर विनेगर भी सुना होगा आपने, है ना. तो ये विनेगर जो होता है ये बहुत खट्टा होता है अगर आप टेस्ट करें तो, और ये उसी तरह से वर्क करता है. सिट्रस होता है ये, तो इस वजह से ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं होने देता है फूड के अंदर, और इस वजह से फूड भी स्पॉइल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग. हम फूड को इस तरह से भी पैक करते हैं जो उसके अंदर बिल्कुल वैक्यूम कर दिया जाता है, एयर नहीं होती है उसके अंदर, है ना, एयर नहीं प्रेजेंट होती है उसके अंदर. जैसे आपकी चिप्स वगैरह के पैकेट्स है, उसके अंदर हवा भरी रहती है? नो मैम. यस मैम. हवा भरी रहती है कि उसके अंदर? नो मैम. नहीं भरी रहती है उसके अंदर. हम उसको एयर टाइट पैक कर देते हैं. Yes, ma'am. आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो एयर टाइट पैक होके आते हैं, उनके अंदर बिल्कुल एयर बाहर निकाल दी जाती है और बिल्कुल पैकेट सील पैक कर दिया जाता है, ताकि एयर अगर एंटर नहीं होगी तो मॉइस्चर भी नहीं होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप भी नहीं हो पाएंगे. लेकिन अगर आप उसको खोल देते हैं और उसको फिर रख देते हैं तो
तो फिर आपके पास खराब होना शुरू हो जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर एयर जो है वो एंटर हो चुकी है और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन जैसे हमारे दूध की थैलियां वगैरह है वो पास्चराइज होके आती है हमारे पास में, नहीं तो खराब हो सकती है। हम वैसे दूध को अगर निकाल के रखते हैं तब तो हमारे पास तो खराब हो जाता है, लेकिन ये जो पैकेट्स आते हैं दूध के वो खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सील पैक्ड होके और फिर पास्चराइज होके आते हैं। इनको कैसे किया जाता है? मिल्क को पास्चराइजेशन कैसे किया जाता है? मिल्क को 70 डिग्री पे रखा जाता है 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है और फिर स्टोर कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पास्चराइजेशन बोला जाता है। Pasteurization. तो ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइज्ड मैम मिल्क मेरे कैन बी लिए कंज्यूम्ड दूध भी विदाउट खराब होता बॉइलिंग है मैम। एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है। मैम दूध भी खराब होता है मैम। हम्म। मैम दूध जो आप कह रहे हो ना कि मतलब जो आता है पॉलिथीन में उस टाइम पे खराब नहीं होता मैम, लेकिन होता है कई बार ऐसा होता है मैम। दूध की मैम जिसे बोलते हैं मैम फटा हुआ दूध आ गया। वो फटा हुआ दूध इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको सही ढंग से स्टोर नहीं किया होता है। जैसे शॉपकीपर के पास में आ गया तो शॉपकीपर उसको ध्यान से स्टोर नहीं करता है, उसको ऐसे खुले में रख देता है, तो फिर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में तो हम बोल ही रहे हैं ना, अगर रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर वो खराब हो जाएगा। उसको चिल्ड रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल ठंडा रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये तो चीज बोल रहे हैं कि पहले तो 70 डिग्री पे उसको मिल्क को हीट किया जाता है, फिर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 15 to 30 सेकेंड्स के लिए उसको हॉट किया जाता है और फिर उसके बाद में चिल्ड कर दिया जाता है। ज्यादा देर तक नहीं गर्म किया जाता है। ठीक है। फिर उसको बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? माइक्रोब्स डेवलप नहीं होते हैं उस दूध के ऊपर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने Louis डिस्कवर Pasteur. किया था। इस तरह से हम स्टोर और पैकेजिंग करते हैं। किसी भी खाने को, किसी भी फूड आइटम्स को अगर हम सील पैक कर देते हैं, एयर टाइट पैक कर देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। या फिर जैसे कि कोई लिक्विड है, जैसे मिल्क है, आपका लिक्विड है, तो मिल्क को आपको कैसे स्टोर करना पड़ेगा? पास्चराइजेशन मेथड के थ्रू। और पास्चराइजेशन किसने डिस्कवर किया था? Louis Pasteur. लुइस पास्चर। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि पास्चराइजेशन क्या होता है, इस पे दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, कितने सेकंड्स तक गर्म किया जाता है, किसने डिस्कवर किया था। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पहले पढ़ ही लिया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है। तो ये पाया जाता है बीन्स में, पीज में, है ना। और ये इस तरह से जो है नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट्स में ओनली, और किसी प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती रहती है। सबसे पहले ये हमने पहले भी पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल के बारे Yes, में, ma'am. है ना। कौन बताएगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मैम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको है ना मैम राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेता है और उसको फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसके बाद में वो उसे रूट्स में पहुंचाता है। उसके बाद में फिर उसको उसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉइल में मिलते हैं। फिर मैम उसको जो है गैसेस नाइट्रोजन में वो टर्न हो जाता है। उसके बाद में नाइट्रोजन फिर जो से है वो बैक्टीरिया के में थ्रू चला जाता गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है और फिर वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दूसरा मेथड होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग प्रोसेस, जो बिजली कड़कती है उस प्रोसेस के थ्रू आता है नीचे और सॉइल के अंदर
मिक्स होता है और फिर वापस से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो उसको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, गैशियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं और फिर वो वापस में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है और ये जो नाइट्रोजन का अमाउंट है, जो परसेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, कम या ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। जैसे हमारी वाटर साइकिल चलती रहती है, वाटर साइकिल चलती रहती है, जैसे पढ़ा है वाटर Yes, साइकिल के ma'am. बारे में, वैसे ही Yes, ये ma'am. नाइट्रोजन की साइकिल भी चलती जाती है। तो आपको ढंग से याद करना है। सबसे पहले आप देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गई आपकी, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे मार्क करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गई, यहाँ पे आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिख दिया। फिर ये कहाँ जा रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना, बैक्टीरियाज ले रहे हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। फिर ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्या हो रहा है, वो सॉइल में जा रहा है और फिर सॉइल से, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको वापस से किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं और ये गैस कहाँ चली जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली ऐसे चलती जाती है। दूसरी क्या है, लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आती है नीचे और ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज हो जाती है और उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ये वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और ये जो है नाइट्रोजन कंपाउंड है वो कुछ अमाउंट में प्लांट्स के थ्रू यूज कर लिया जाता है और ये प्लांट्स को जो भी खाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बॉडी में किस तरह से आएगा, तो हम जो प्लांट्स खाएंगे उनके थ्रू हमारी बॉडी में आता है। जो एनिमल्स जो है प्लांट्स को खाते हैं उनकी बॉडी में आता है और फिर वापस से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन मतलब वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होगा, वो हम एक्सक्रीशन करेंगे और वापस से वो सॉइल में चला जाएगा। तो इस तरह से ये वाली साइकिल ऐसे चलती जाएगी कि प्लांट्स के थ्रू भी ली जाती है नाइट्रोजन। ओके, मैम। यस मैम। ठीक है, ये लर्न कर लेना आप सब लोग। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप रिवाइज करेंगे और ये जो है ना लेटर, ये व्हाट यू हैव लर्न, ये लर्न करके Yes, ma'am. आएंगे। इनमें से भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो सकते हैं, तो ये आप लर्न Okay, कर ma'am. लीजिएगा। ये आपका पूरा Okay, चैप्टर ma'am. कंप्लीट हो गया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए आप लोगों ने, यस मैम। कर लिए Yes, ना, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am.